इस वीडियो में हम जानेंगे ईपीएस क्या होता है, ये कितनी तरह के होते हैं, ईपीएस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके क्या यूजेस हैं। ईपीएस जिसका फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। एक्चुअली ईपीएस एक नंबर है जो ये बताता है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में कोई कंपनी अपने हर कॉमन शेयर पर कितना प्रॉफिट बना रही है। ईपीएस इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जो कंपनीज की अर्निंग पावर को बताता है। जिस कंपनी की अर्निंग पावर जितनी ज्यादा, उस कंपनी के शेयर का प्राइस उतना ही ज्यादा बढ़ सकता है। ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी फिक्स टाइम पीरियड में ईपीएस का फॉर्मूला है ईपीएस इज इक्वल टू उस टाइम पीरियड की नेट इनकम माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी की नेट इनकम किसी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपीस है और कंपनी ने इसी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपीस प्रीफर्ड डिविडेंड दिया है और इस इंटरवल में एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स 10 करोड़ रुपीस हैं, तो इस कंपनी का ईपीएस होगा 100 करोड़ माइनस 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ इक्वल टू 9.5। लेकिन हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती, तो इस केस में उन कंपनीज की प्रीफर्ड डिविडेंड नहीं होता। यहाँ पर ईपीएस निकालने के लिए सिंपली कंपनी की नेट इनकम को एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस कंपनी को डिविडेंड नहीं देना होगा तो इस कंपनी का ईपीएस होगा 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ इक्वल टू 10 रुपीज। ईपीएस के फॉर्मूले में हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक कंपनी के ईपीएस का अपने आउटस्टैंडिंग शेयर से इनवर्स रिलेशन है। अगर कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ेंगे तो कंपनी का ईपीएस घटेगा और अगर कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स घटेंगे तो कंपनी का ईपीएस बढ़ जाएगा। हाँ, अक्सर कंपनीज अपने शेयर्स को बाय बैक करती हैं, जिससे टोटल कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स घट जाते हैं और कंपनीज का ईपीएस बढ़ जाता है। एंड सेकंड, मोस्टली कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को ईसोप और बड़े इन्वेस्टर्स को वारंट्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज देती हैं, और जब भी ईसोप्स और वारंट्स को कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है तो कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से ईपीएस घट जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर अक्सर नॉर्मल ईपीएस के साथ साथ डायल्यूटेड ईपीएस को भी कैलकुलेट किया जाता है। डायल्यूटेड ईपीएस में हम नॉर्मल आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ साथ ऑल टाइप्स के कन्वर्टेबल शेयर्स को भी कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी की नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ है, कंपनी ने इसी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपीस प्रीफर्ड डिविडेंड्स दिए हैं और इसी ईयर में कंपनी के एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स 10 करोड़ हैं और साथ में कंपनी के टोटल कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज 2 करोड़ है, तो ईपीएस होगा ईपीएस इज इक्वल टू नेट इनकम 100 करोड़ माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड 5 करोड़ डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स 10 करोड़ माइनस 2 करोड़ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, यानी 7.92 रुपीज। और इस ईपीएस को हम डायल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। यूजेस ऑफ ईपीएस, जैसा कि हमने देखा, ईपीएस एक कंपनी की अर्निंग पावर को बताता है, इसलिए इन्वेस्टर्स हाई ईपीएस वाली कंपनीज को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, किसी कंपनी का एक साल का ईपीएस किसी कंपनी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि एक साल में कोई भी कंपनी किसी भी वजह से ज्यादा प्रॉफिट बना सकती है और इस वजह से उसका ईपीएस ज्यादा हो सकता है। ईपीएस का सही यूज तब है जब हम कंपनी के पिछले 4-5 साल के ईपीएस को चेक करें, और अगर एक कंपनी लगातार ईपीएस बढ़ा रही है तभी हम कह सकते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है। ईपीएस का यूज पीई रेशो निकालने में भी किया जाता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें